नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। चुनाव आयोग का एसआईआर के विरोध और वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब। कहा, जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है असफल प्रयास। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर हो रही है राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने संविधान को कुचला। नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मिली मुक्ति। दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। किश्तवाड़ के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में राहत और बचाव अभियान जारी। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्से पानी पानी। व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर सोमवार को होगी महाबैठक। ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य शीर्ष यूरोपीय नेता। शांति समझौते को लेकर होगी अहम चर्चा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता मौजूद रहे। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे एनडीए साथियों के साथ भी गहन रूप से चर्चा हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का सफल 40 साल का सार्वजनिक जीवन है। ये आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद
मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि वो एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामित होने पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिकाओं ने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपका विशाल अनुभव और बुद्धिमत्ता उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नई उपलब्धियां हासिल करेगा। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों का आभार। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के एक आरोप का जवाब दिया। चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग का करारा जवाब। वोट चोरी जैसे शब्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह है खड़ा। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। भारतीय निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती तो वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे के सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को SDM के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना,
और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह देश के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार चुनाव संपन्न हो जाएंगे। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में रविवार को आगाज हो गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला और चुनाव आयोग पर आरोप भी मढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1991 की तस्वीर को साझा करते हुए एक सवाल पूछा कि आपने कभी इस तरह वोट डाला है? जो फोटो उन्होंने दिखाई उसमें फिल्म एक्टर राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़े हैं। चौधरी ने कहा कि यह छूट सिर्फ एक परिवार को मिली थी जब उनकी सत्ता होती थी। नेहरू इंदिरा का परिवार देश को अपनी जेब की जागीर समझता था। यह परिवार मतदान को घरेलू मजाक बनाकर वोट डालता था। बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं। तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 10 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 रोड का निरीक्षण किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस स्तर पर होगा जिससे यह विकसित भारत का आईना नजर आए। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती, हमारी दिल्ली पर पड़ती। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा खंड, 8 लेन की सड़क और पूरी सड़क एलिवेटेड। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पहुंच निरीक्षण किया, श्रमिकों से मुलाकात की। घर कब जाते हैं? घर तो सर जब त्योहार आता है तभी जाते हैं। अच्छा, तो अभी छठ पूजा के लिए चले जाएंगे? छठ पूजा आता है तभी आते हैं। आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी, मधुबनी सब लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं ना? जी सर, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं, सीता माता की भाषा है। हाँ। इसके बाद उन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के मुंडका बकरवाला इंटरचेंज का भी निरीक्षण किया। ये 30 किलोमीटर लंबा खंड अलीपुर से ढिचाऊ कला को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों सड़कों की निर्माण गुणवत्ता और उपयोगिता शानदार है। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को
बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पानीपत रोहतक से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक के साथ साथ बहादुरगढ़ और मुंडका जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे गुरुग्राम से करेगा। साथ ही ये मेट्रो एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। 30 किलोमीटर लंबा ये खंड 6 लेन वाला है और 5,580 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये महिपालपुर शिव मूर्ति से गुरुग्राम के खिड़की दौला को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में इंफ्रा निर्माण के लिए सरकार ने 6 गुना बजट को बढ़ा दिया है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों ने विकास को बाधित किया था और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी थी, लेकिन अब नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया गया है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की समस्याओं को खत्म कर उसका विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने का सपना दोहराया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने की अपील की। दिल्ली से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बनी अच्छी सड़कों पर लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने 2026 की समाप्ति से पहले लॉजिस्टिक्स लागत सिंगल डिजिट में लाने की बात भी कही। बेंगलोर आईआईएम और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। दिल्ली एनसीआर को मिली 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं में द्वारका का एक्सप्रेसवे और अर्बन कनेक्टिविटी की सौगात से लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि अब दिल्ली का विकास तेज गति से हो रहा है। लोगों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली की जल्द ही विकसित दिल्ली के रूप में बनते हुए वो देखेंगे। साथ ही लोगों ने कहा कि वो स्वदेशी को बढ़ावा देंगे और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मिशन को पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा लगा आपको तमाम विकास की सौगात मिली है दिल्ली को? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विकसित दिल्ली का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस विकसित दिल्ली के लिए, दिल्ली के वासियों के लिए आज वो है संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी भी, नाली भी, रोड भी, और भी मतलब है दिल्ली में ही बहुत सफाई है, और भी हो जाएगा। जिस तरह से हमारे देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिले, वर्ल्ड क्लास लीडर, वर्ल्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता, देश को कभी नहीं मिल सकता, जिनके नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि वोकल फॉर लोकल बनने की आवश्यकता है। जो देश में जो लोग बना रहे हैं स्वदेशी सामान वही खरीदें, इसके लिए अपील की है। अपने चीज़ों को खरीदेंगे तो हमको किसी भी देश पर और किसी भी दूसरे विदेशी देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आज मोदी जी की योजनाओं परियोजनाओं को देखकर
हम बड़ा हर्ष होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो पूरे विश्व के अंदर देश के पताका फहरा रहा है और पूरे विश्व के अंदर भारत को इज्जत दिलवा रहा है। जिस प्रकार की हमें ये सड़क मिली है, अगर आप इसको देखेंगे, जो हमारे जो कूड़े के पहाड़ थे, जो उनसे जो मलबा निकाल कर उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है, 2 समस्या हल होगी। As a PM Modi, it's a good, we have a very great leader to be have, and sooner or later I don't believe any leader like Modi. They support us for the development of India, and they also provoke to people to encourage the Viksit Bharat, to encourage also people to do something for the India. मोदी जी हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये थी दिल्ली की जनता जो सौगात मिली है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको लेकर काफ़ी खुश है। और दिल्ली के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है दिल्ली में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली को इसकी दरकार थी, इसका इंतजार था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल का, उसके लिए भी कहना है उनका कि वो उसको फॉलो करेंगे और इस अभियान में शामिल होकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, रोहिणी, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।